हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी चाचा और एक छोटी बुआ के अलावा हमारी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी एक छोटी बहन गुंजन थी जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का बिजनेस था जिसको मेरे पापा ही चलाते थे। चाचा को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक और गैर जिम्मेदार इंसान थे। किसी का भी उन पर बस नहीं चलता था। मूड होता तो कोई काम करते, मूड ना होता तो कोई काम ना करते। ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का एहसास ना था। मेरी दादी के साथ साथ मेरे पापा ने भी काफ़ी कोशिश की थी कि उनकी शादी करवा दें और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा दें, मगर सब नाकाम रहे। सब जानने वालों को उनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से अनजान लोगों में जब दादी और पापा रिश्ता करवा भी देते तो चाचा उसमें कीड़े निकाल कर मना कर देते। दादी इसी वजह से चाचा से नाराज रहती थीं, मगर उन्हें किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तो अपनी मम्मी को कई बार दबे शब्दों में ये कहते भी सुना था कि चाचा अय्याश आदमी हैं, बाजारी औरतों के पास उनका आना जाना है। मगर खुलकर मेरी माँ ने ये बात दादी के सामने कभी नहीं कही थी। हाँ, ये जरूर कहती थी कि तुम्हारे चाचा की इन अय्याश हरकतों की खबर तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा सबको है, लेकिन कोई तुम्हारे चाचा को रोक नहीं सकता, इसलिए सब खामोश रहते हैं। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चाचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने इस औरत से शादी कर ली है, अब ये उनकी पत्नी है और यहीं रहेगी। दादी दादा और हम सब ने उनकी पत्नी यानी चाची को कबूल तो कर लिया था, मगर वो किसी को भी अच्छी ना लगी थी। सब ने मन मार कर चाची को इसलिए स्वीकार किया था कि शायद इस तरह चाचा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगें और सुधर जाएं। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे चाचा कुछ जिम्मेदार बनते गए और पापा के साथ काम करने लगे। इस तरह चाची जी भी, जिनको पहले सभी नापसंद करते थे, अब दादी की चहेती बन गई थीं। घर के मर्दों के साथ साथ दादी को भी चाची ने बस में कर लिया था और घर का कंट्रोल भी अब अपने हाथों में ले लिया था, जो कि पहले मेरी माँ के हाथों में था। अब पूरे घर पर चाची का राज था। उन्हीं की इजाज़त से काम होता था। दादी पूरा दिन उनके गुणगान करती रहती थीं। मेरी माँ की हैसियत अब उस घर में ना होने के बराबर रह गई थी। दादी, जो पहले मेरी माँ की सलीकेमंदी और घरदारी के हुनर की तारीफ करते नहीं थकती थीं, अब चाची के आने पर मेरी माँ की हर काम में कीड़े निकालने लगी थीं। और तो और अब पापा भी चाची के गुणगान करते रहते थे। दादी और चाची की हर बात को अहमियत देते। अगर मम्मी भूले से भी कुछ कह देती तो उन पर नाराज होने लगते। मेरी और गुंजन की तो पहले भी छोटा होने की वजह से कोई खास हैसियत नहीं थी। किसी मामले में अगर हम बोलने की कोशिश भी करते तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। इस तरह चाची जी के आने के बाद तो हम लोग बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बन गए थे। बस खड़े खड़े तमाशा देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। एक बात मैंने अपनी चाची की खास तौर पर नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। जब भी चाची के मायके वालों के बारे में सवाल किया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल जाती थीं। मेरी मम्मी का ख्याल था या तो चाची घर से भागी हुई हैं या फिर कोई बाजारी औरत हैं, क्योंकि उनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं लगते थे। दूसरा, उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कजिन बताती थीं। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए चाची की वो कजिन बहुत ही तेज तर्रार और एक अनसुलझी सी पहेली लगती थी। चाची की कजिन की जो हरकतें थीं, जो चाल ढाल था, उसे देखकर दिल में शक होने लगता था कि ज़रूर ये औरत अच्छी नहीं है, कैरेक्टर लेस औरत है। मेरी छठी इंद्री कहती थी कि ये औरत ठीक नहीं। मेरी मौजूदगी में जब वो औरत घर पर आती तो बड़े गौर से हम सबके एक्सरे करती अपनी नज़रों से और हमारे घर का पूरा जायजा लेती। और दूसरा, एक चीज़ जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकई खतरे की घंटी थी, मैंने उसे कई बार अपनी बहन गुंजन की तरफ अजीब सी नज़रों से घूरते पाया था। चाची की रिश्तेदार थी और घर वालों पर चाची की हुकूमत थी, इसलिए उस औरत का घर में आना बंद नहीं करवा सकता था, लेकिन गुंजन को समझा सकता था। मगर वो इतनी सादा और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और चाची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर उनके बताए हुए काम करती। घर का पूरा सिस्टम इसी तरह चल रहा था कि अचानक हमारी बुआ का रिश्ता तय हो गया। हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बुआ की शादी मोहल्ले में ही हो रही थी। लड़के वाले बहुत अच्छे थे, हम सब खुश थे। मगर खुशी के अवसर पर हम पर एक कयामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के स्वागत के लिए गए, उस दिन गुंजन को बहुत तेज बुखार था। वो घर पर ही रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। मम्मी भी उसके साथ रुकना चाहती थीं, मगर चाची जोर देकर उन्हें अपने साथ ले गईं कि बारात का अकेले स्वागत कैसे करेंगे।
मेरा जाना भी जरूरी था, वरना मैं रुक जाता घर पर गुंजन के साथ। जब बुआ की विदाई करके हम वापस आए तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। गुंजन घर से गायब थी। हमारे घर में रोना धोना मच चुका था। मेरी माँ गम से चूर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर गुंजन घर से गायब कैसे हो सकती है। वो गई तो कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दो के इस अवसर पर रही सही कसर चाची ने पूरी कर दी। हमारा गम बांटने और समझाने की बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। इससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये थी कि चाची के इस घटिया इल्जाम पर किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि दादी तो उल्टा चाची की ही तरफदारी कर रही थीं। पापा बिल्कुल खामोश थे, जबकि चाचा और दादा की राय भी दादी की तरह चाची जैसी थी। सिर्फ माँ और मम्मी ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि हमारी गुंजन ऐसी नहीं हो सकती। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जरूर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, हो सकता है कोई गुंजन के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज जाते वक्त ऐसे हादसे हो जाते हैं। हो सकता है गुंजन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। डर के मारे गुंजन हम सबसे इस बात का जिक्र ना करती हो और फिर मौका देकर उस आदमी ने गुंजन को अगवा कर लिया हो। ये ख्याल आते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया था। मैंने गुंजन की सबसे अच्छी दोस्त से खोजबीन करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद गुंजन की एक बहुत ही करीबी दोस्त से सुनगुन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ समय से गुंजन के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे बार बार पूछने पर गुंजन की सहेली ने उस लड़के का नाम और उसका पता बताया। पता चला ये तो वही लड़का था जिसके कुछ समय पहले गुंजन के लिए 2-3 बार रिश्ते आ चुके थे और हमने हर बार मना कर दिया था। गुंजन की सहेली ने यह भी बताया कि उसने उस लड़के को कई बार गुंजन के रास्ते में भी खड़े देखा, मगर कभी गुंजन या उन दोनों की बातचीत होते नहीं देखा था। मैंने उस लड़के के घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ वो कुछ समय से ही घर से गायब है। मेरा दिमाग घूमने लगा, अगर वो गायब है तो फिर गुंजन को भी यकीनन उसी ने उठाया होगा। मैं इधर उधर से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता रहा। इधर घर में मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गुंजन को गायब हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। पापा और चाचा अपने तौर पर उसे ढूंढ रहे थे। मैं और मम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक न चली और चाची ने सबके दिमाग में ये ख्याल डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से और ज़्यादा बदनामी होगी। गुंजन तो वैसे भी भाग चुकी है, उसे ढूंढने का क्या फ़ायदा। अगर मिल भी गई तो इस सब के बाद उसे कौन स्वीकार करेगा, कौन उससे शादी करेगा। पापा और चाचा ने चाची की गुंजन के भागने वाली बात पर यकीन करते हुए उसे ढूंढने का काम खत्म कर दिया। चाचा तो ये भी कहते थे अगर मिल भी गई तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। दादी और चाची उठते बैठते मम्मी को ताने दिया करती थीं। मैं तो लड़का था, मगर मम्मी का एक तो गुंजन की वजह से, दूसरा दादी और चाची के इतने गंदे इल्जाम सुनकर दिल तड़प जाता था। वो दिन भर आंसू बहाती रहती, मगर उन दोनों को मेरी माँ पर तरस नहीं आता था। चाची की बातों पर आकर मेरे पापा ने भी मम्मी पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था। पापा ने भी ये विश्वास कर लिया था कि गुंजन भाग गई है, इसलिए गुस्सा करते कि बेटी की परवरिश ढंग से नहीं की, इसलिए वो हमारे मुंह पर कालिख लगाकर चली गई। मम्मी रो रो कर कहती, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं, मुझे विश्वास है वो भागी नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। चाची ये बात सुन लेती तो बहुत ही तंज कसते हुए कहती कि हाँ, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही बड़ी हसीन है जो उसे किसी ने अगवा कर लिया है। 1 महीना गुजर चुका था। पापा और चाचा ने गुंजन की तलाश बंद कर दी थी और फिर से अपने कारोबार में बिजी हो गए थे, लेकिन मैंने गुंजन की तलाश जारी रखी थी और आखिर मुझे उस लड़के का पता चला। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। हमें देखकर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे विश्वास हो गया कि इसने ही गुंजन को उठाया है। हमने उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया और उसे वहीं घर में बांध कर डाल दिया। पहले तो उसकी अच्छे से पिटाई की, फिर बाद में उससे गुंजन के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गया कि उसे नहीं पता। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, दोस्तों की मदद से उसे उठाकर दूसरी जगह ले गया। ये दोस्त का खाली मकान था। मेरा इरादा था यहाँ उसकी अच्छे से मरम्मत करके गुंजन के बारे में उगलवा लूँगा। मैंने उसे बहुत मारा पीटा, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे गुंजन के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो उसने मान लिया था कि हाँ, वो गुंजन का पीछा करता था और वो गुंजन को पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसने गुंजन को अगवा किया है। एक बात जो मुझे शक में डाल रही थी वो ये कि जंगल वाले कच्चे घर में आखिर वो लड़का क्या कर रहा था।
मैं उससे गुंजन के बारे में उगलवाने में नाकाम रहा, लेकिन मैं उस पर शक करना बंद नहीं कर सकता था। जब तक गुंजन मिल न जाती मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को, जो न जाने कहाँ और किस हाल में थी। उसकी जुदाई में मम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई थीं। चाची और दादी के तानों ने उन्हें और भी तोड़कर रख दिया था। ऊपर से पापा का रवैया भी उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए वो और भी ज़्यादा बीमार होती चली जा रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मम्मी को संभालूं या गुंजन को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का इरादा किया, मगर ये सोचकर रुक जाता कि अगर पता चल गया तो वो लोग मुझे भी घर से निकाल देंगे। फिर मेरी माँ उस घर में बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सख्ती से वार्न कर दिया था कि पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इतने पर भी मैं पुलिस स्टेशन में जा सकता था, जो होता देखा जाता। लेकिन मेरे पापा ने यह भी धमकी दी थी कि अगर पुलिस में जाने की बात कही तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, और इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर ढूंढना है तो उसे खुद ही ढूंढना है। मैंने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। उन्हीं दिनों एक और बात मेरी जानकारी में आई कि पापा का एक वर्कर उनके पास लकड़ी का काम करता था। उसने मुझे बताया कि गुंजन के गायब होने से 2 दिन पहले पापा का सुरेश लकड़ी वाले से झगड़ा हुआ था, लकड़ी को लेकर। सुरेश का भी लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से सरकारी लकड़ी लेकर अपना कारखाना चला रहा था। पापा और सुरेश के बीच लकड़ी को लेकर ही उस दिन तू मैं हो गई थी। सुरेश ने पापा को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अब मेरी सुई सुरेश पर जाकर अटक गई थी कि जरूर इस मामले के पीछे सुरेश का हाथ हो सकता है। लेकिन मैं सुरेश पर हाथ डालने से पहले पापा से उस हादसे के बारे में पूरी जानकारी ले लेना चाहता था। इसलिए जब मैंने पापा से पूछा तो वो मुझ पर पूरी तरह गुस्सा हो गए। कहने लगे, सुरेश लकड़ी वाले का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं, तुम्हारी बहन घर से भागी है। मैंने बहुत ही मुश्किलों से खुद पर कंट्रोल किया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि सुरेश को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए अपने दोस्तों को साथ लेकर सुरेश के कारखाने पर पहुंच गया। जब वहां मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की और मेरी सुरेश और सुरेश के आदमियों के साथ मारपीट हो गई, जिनमें पड़ रहा उन्हीं लोगों का भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त मार खाकर अस्पताल पहुंच गए। पापा ने जब ये सुना तो खूब गुस्सा हुए। कहने लगे, मैंने तुमसे मना किया था कि सुरेश का तुम्हारी बहन के मामले में कोई लेना देना नहीं, फिर उससे उलझने क्यों पहुंच गए थे? अब तुम दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखोगे। पापा अपना हुक्म सुनाकर हमें अस्पताल में जख्मी हालत में छोड़कर जा चुके थे। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद एक दोस्त की सिफारिश से एक ऑफिस में गुजारे लायक नौकरी मिल गई, और साथ में रहने के लिए एक कमरा भी मिल गया। वैसे भी उस घर में रहने का कोई शौक नहीं था, जहां पर मेरी मासूम बहन के लिए सब लोगों के दिलों में नफरत और जबान पर गंदे गंदे घटिया इल्जाम थे। मुझे और मेरी माँ को दिमागी तौर पर टॉर्चर किया जाता था। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए मजबूर था और उनसे मिलने के लिए तड़प भी रहा था। दिन को पापा कारखाने होते थे, मैं 3-4 बार छुपकर मम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाज़ा खोलने वाली चाची होती थीं, जो मुझे खूब खरी खोटी सुनाकर दरवाजे से ही चिल्ता कर देती। सबसे दुख की बात तो ये थी कि दादी को भी मुझ पर दया नहीं आती थी। मैं दरवाजे पर खड़ा अपनी मम्मी से मिलने के लिए तड़पता रहता, और घर के अंदर मेरी मम्मी, मगर दादी और चाची हमें मिलने नहीं देती। थोड़ा सा समय आगे को और सरका, और एक दिन दादी भगवान को प्यारी हो गई। दादी के मरने पर भी पापा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के बाद मम्मी से मिलने के लिए एक रुकावट उस घर में सिर्फ चाची थीं, क्योंकि दादा तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो कमरे में ही रहते थे, जबकि पापा और चाचा तो अपने काम के लिए सुबह निकल जाते थे और शाम को आते थे। मम्मी से मिलने का मैंने एक तरीका निकाला। हमारे एक पड़ोसी था जिसका नाम आकाश था। उसका घर बिल्कुल हमारे पास में था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 2 साल से मैं उसे फ्री में मैथ्स की पढ़ाई करा रहा था। मैंने उसके जिम्मे ये काम लगा दिया कि जब चाची घर से बाहर जाएं तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, और जैसे ही चाची घर से बाहर जाती आकाश मुझे बता देता और मैं मम्मी से मिलने पहुंच जाता। मेरी मम्मी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थीं। वो बिस्तर पर पड़ी रहती, हर बार मुझे उम्मीद और आशा भरी नज़रों से देखती और गुंजन के बारे में पूछती। मैं उन्हें झूठी तसल्ली देकर वापस चला आता। 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक गुंजन के बारे में जरा सा भी सुराग नहीं मिल सका था। जिस लड़के को मैंने गुंजन के अगवा होने के शक में उठाया था, उससे भी कुछ हासिल न होने की सूरत में 3 महीने बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मैंने सुना सुरेश लकड़ी वाले और मेरे पापा और चाचा की आपस में बहुत दोस्ती हो गई है। अब तो मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, अगर मेरी बहन के मामले में सुरेश लकड़ी वाले का हाथ है तो जरूर चाचा सुरेश के साथ मिले हुए होंगे, क्योंकि मेरे चाचा तो शुरू से ही बहुत ही खुदगर्ज और लालची इंसान थे। अब मैंने चोरी छुपे उन पर निगरानी करनी शुरू कर दी थी। अपने दोस्तों को भी इस काम पर लगा दिया था, वो भी उन पर पूरी नज़र रखते। बहुत समय उन पर नज़र रखने के बाद भी मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था और उन्हीं दिनों दादाजी भी भगवान को प्यारे हो गए। मैंने घर जाने की कोशिश की, लेकिन पापा इतने ज़्यादा पत्थर दिल हो चुके थे कि उन्होंने मुझे दादा के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। मुझे समझ नहीं आता था, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पापा का गुस्सा ठंडा क्यों नहीं हो रहा था। तब एक दिन मेरे पड़ोसी आकाश ने बताया कि मेरी माँ मुझे बता रही थी कि तुम्हारे चाचा और चाची तुम्हारे पापा को भड़काते हैं कि तुम गलत कामों में पड़ गए हो। शायद इसीलिए तुम्हारे पापा इतना गुस्सा रहते हैं तुमसे और तुम्हें घर नहीं आने देते। आकाश ने यह भी बताया कि तुम्हारे चाचा और चाची का प्लान है कि तुम्हें जायदाद से बेदखल करवाकर सब कुछ अपने नाम करा लें। मुझे दौलत जायदाद का लालच नहीं था, लेकिन मुझे तो दुख जरूर हुआ था कि पापा को कम से कम अपने बेटे पर विश्वास तो होना ही चाहिए था। कुछ समय बाद मेरे ऊपर एक और कयामत गुजर गई, जब आकाश ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गुंजन के लापता होने के पूरे 4 साल बाद मम्मी की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया था और वो गुंजन को देखने की आस लिए हुए इस दुनिया से चली गई थीं। मैं दहाड़े मार मार कर रोता रहा। पापा इतने ज़्यादा पत्थर दिल हो चुके थे कि मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे मेरी माँ का चेहरा नहीं देखने दिया। मैं सबसे छुपकर अपनी माँ की चिता को जलते हुए देख रहा था और आंसू बहाता रहा। मैंने अपनी माँ की जलती हुई चिता से एक वादा किया था, एक कसम खाई थी कि मैं गुंजन का पता लगा कर ही रहूँगा, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। मैंने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर गुंजन को ढूंढना शुरू कर दिया। अब तो मम्मी की भी मजबूरी नहीं रही थी, तो बिना किसी डर के मैं पुलिस स्टेशन चला गया था। जब वहाँ के एसएचओ को पता चला कि 4 साल पुराना केस है, तो उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और कहने लगा, जब रिपोर्ट लिखवानी थी तो 4 साल पहले आते। लड़की जिसके साथ भागी होगी अब तो वो 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी होगी। मैं गुस्से का घूंट पीकर नाकाम पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा समय इधर उधर घूमकर गुंजन को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन गुंजन का पता नहीं चला। अब तो मेरी माँ की मौत को भी 4 साल गुजर चुके थे। गुंजन को गायब हुए पूरे 8 साल हो चुके थे। मेरे पड़ोसी आकाश से भी मेरे कांटेक्ट ख़त्म हो गए थे। मुझे अपने पापा और चाचा के बारे में कुछ जानना भी नहीं था। मैंने उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। मुझे अब उनसे कोई मोह नहीं रह गया था। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया। मैं चुपचाप दूसरे शहर में आ गया और अपने काम में बिजी हो गया। मेरे अच्छे काम की वजह से मेरा प्रमोशन भी हो गया था। यहाँ आने के बाद मैंने गुंजन की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजरने के बाद मैं भी नाउम्मीद हो चुका था। नया ऑफिस मेरे घर से काफ़ी दूर था, मुझे बस पर जाना पड़ता था। एक दिन रूटीन के अनुसार ऑफिस जाने के लिए मैं बस में बैठा। कुछ दूर चलकर बस एक स्टॉप पर रुकी। मेरा स्टॉप आखिरी वाला था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए रुकी थी। मैं थकी थकी निगाहों से बाहर की तरफ देख रहा था कि एकदम एक दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और रुक गई। थोड़ा दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरा तो छुपाया हुआ था, मगर बॉडी और चलने के अंदाज से हूबहू गुंजन जैसी लगती थी। उसके साथ में 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो किसी रिक्शे पर सवार हो रही थी। मैंने उस लड़की की एक ही झलक देखी थी, इतने में बस चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। जब तक मैं पूरी तरह होश में आकर कंडक्टर से बस रुकवाता, तब तक बस आगे निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने बस रुकवाई और बस से उतरकर उसी स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा। वहां पहुंचने में मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए थे और तब तक वो रिक्शे वाला गुंजन जैसी दिखने वाली लड़की को लेकर जा चुका था। मैं पागलों की तरह स्टॉप पर खड़े एक एक आदमी से उस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर किसी ने कहा कि ऐसे तो न जाने कितने रिक्शे वाले आते हैं और सवारियों को लेकर चले जाते हैं। मैं थक हार कर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। आज जब गुंजन को गायब हुए 9 साल होने वाले थे, पहली बार मुझे किसी लड़की पर गुंजन होने का शक हुआ था। अगले कई दिन इसी दुख में निकल गए। मैं ऑफिस नहीं जा सका था। मेरा दोस्त, जो शुरू से ही गुंजन को ढूंढने में मेरे साथ रहा था, जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे सलाह दी कि मैंने गुंजन जैसी लड़की को देखा था, तो मुझे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। उसके साथ बच्चे थे, तो आसपास कोई मार्केट होगी जहां जरूर वो शॉपिंग करने गई होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की बच्चों को लेकर किसी बच्चों वाले डॉक्टर के पास गई हो।
अगर एक बार डॉक्टर को दिखाया है तो अगली बार भी आ सकती है। ये दो ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ आसपास कोई पिकनिक की जगह या पार्क वगैरह नहीं था। अपने दोस्त कुणाल की सलाह मानते हुए मैंने गुंजन को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, मगर ना तो आसपास कोई मार्केट मिली, ना ही कोई बच्चों वाला डॉक्टर का क्लिनिक। हाँ, एक पीर बाबा की झोपड़ी जरूर थी, जहाँ दूर दूर से लोग अपने बच्चों पर दम करवाने आते थे। मुझे विश्वास तो नहीं था, मगर एक छोटी सी उम्मीद के सहारे मैंने उस पीर की झोपड़ी में जाना शुरू कर दिया था, जहाँ काफ़ी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई हुई होती थीं। सबके चेहरों और चाल ढाल को गौर से देखते हुए मैं गुंजन को ढूंढने की कोशिश करता, और फिर एक दिन वो हो ही गया, जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत और दुआएं कर रहा था। पीर बाबा की झोपड़ी के बाहर औरतों वाली जगह से थोड़ी दूर मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था। मैंने फिर से उसी लड़की को देखा, काली चादर में लिपटी, दो बच्चों का हाथ पकड़े हुए वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर चादर थी, मगर न जाने कहाँ से हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे से चादर हट गई। मैं जो सांस रोके निगाहें उस पर जमाए बैठा हुआ था, एकदम सुन रह गया। भूरी आंखों वाली वो मेरी बहन ही थी। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागा था। मैंने गुंजन गुंजन कहते हुए उसे आवाज़ लगाई। उसने मुझे फौरन पलट कर देखा था, लेकिन फिर वो तेजी से पलट गई थी और वापस जाने लगी थी। मैं उसके पीछे दौड़ा था। तभी मेरे सामने एक मोटा सा मूंछों वाला आदमी आ गया, जिसने मुझे गुस्से से कहा कि क्या समस्या है। मैंने कहा कि वो मेरी बहन है। तब उस आदमी ने कहा था कि वो उसकी पत्नी है और उसका नाम गुंजन नहीं। मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरी गुंजन ही है। मैं तेज तेज आवाज़ में गुंजन गुंजन पुकार रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वो मोटा मूंछों वाला आदमी मुझे गालियां देता गुंजन को वहाँ से ले गया। मैंने जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, तुम उसके पीछे ना जाओ। मैंने मुश्किल से उन लोगों से अपनी आप को छुड़ाया और सो रिक्शे के पीछे दौड़ा, जिसमें वो मूंछों वाला आदमी गुंजन को लेकर बैठ चुका था। काफ़ी देर पैदल पीछा करने के बाद मैंने सोचा कि इस तरह तो मैं उस आदमी को नहीं पकड़ सकता। मुझे एक टैक्सी ले लेना चाहिए और उस मूंछों वाले आदमी का पीछा करना चाहिए। अगर एक बार उसके रहने की जगह का पता चल गया तो मैं पुलिस को ले जाकर आराम से गुंजन को उस आदमी से बचा सकता हूँ। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने टैक्सी ली और उससे कहा कि स्लो स्पीड में चलाते हुए रिक्शे वाले का पीछा करो। रिक्शे वाला एक बिल्डिंग के पास पहुंचकर रुक गया था। मैं भी टैक्सी से उतरकर साइड में छुपकर खड़ा हो गया और अपने दोस्त कुणाल का इंतजार करने लगा, जिसे मैंने बहुत पहले ही फ़ोन कर दिया था। मैं अकेला उस बिल्डिंग में जाकर क्या करता, इसलिए मैंने कुणाल से कहा था कि तुम पुलिस को लेकर आ जाओ। थोड़ी ही देर में कुणाल पुलिस को लेकर पहुंच चुका था, और जब पुलिस ने उस बिल्डिंग पर धावा बोला तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहां पर जिस्म फरोशी का नाजायज धंधा किया जाता था। मेरी बहन गुंजन भी उन्हीं औरतों में शामिल थी और पुलिस ने गुंजन को भी अरेस्ट कर लिया था। जेल में 5 दिन गुजारने के बाद मेरे दोस्त के जीजा की मदद से गुंजन की रिहाई हुई। 9 साल और 9 दिन बाद हम दोनों बहन भाई आमने सामने थे। गुंजन मुझसे नजरें चुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने गुंजन से पूछा, गुंजन बता, तू इस जुल्म का शिकार कैसे हुई। तब गुंजन की जुबानी उसके मुजरिम का पता चला तो गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। और उसी वक्त तो पुलिस को लेकर मैं पूरे 5 साल बाद अपने घर गया था। उस वक्त पापा और चाचा घर पर ही थे। मैंने आगे बढ़कर चाचा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरी इस हरकत पर पापा मेरी तरफ बढ़े थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मेरे पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हो चुकी थी। पुलिस को देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। दरअसल गुंजन के साथ ये सब करने में मेरे चाचा और चाची का हाथ था। चाची की हकीकत भी मुझे इतने सालों बाद पता चली थी। चाची एक तवाइफ थीं। चाचा उनके पास जाते रहते थे। चाची अपने इस जिस्म फरोशी के काम से उकता चुकी थीं, इसलिए शादी करके घर बसाना चाहती थीं। चाचा को उन्होंने शीशे में उतार कर शादी के लिए राजी कर लिया था। कोठे वाले मेरी चाची को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। चाची के बदले उन्होंने चाचा से एक मोटी रकम मांगी थी, जो कि मेरे चाचा के पास नहीं थी। और फिर ये 10 लाख की मोटी रकम चाचा को सुरेश लकड़ी वाले से मिली थी, जो उसने इस शर्त पर दी थी कि वो पापा के कारोबार में शामिल होकर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर सुरेश लकड़ी वाले के कारोबार को फ़ायदा पहुंचाएगा। पापा चाचा की चालाकियों को समझ नहीं पाए थे। चाचा पापा का सारा कारोबार औने पौने दामों सुरेश लकड़ी वाले को बेच चुके थे। पापा वो चाचा चाची के मोहताज थे, उनके रहमो करम पर पड़े हुए थे। गुंजन को चाची ने ही अगवा करवाकर कोठे वालों के हवाले कर दिया था, और चाचा भी इस बात को जानते थे। पहले तो चाची इस बात को नहीं मान रही थीं, लेकिन जब लेडी पुलिस की मार पड़ी तो सब कबूल कर लिया।
उनके कोठे वाले शादी के बाद उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे। उन पर दोबारा धंधे के लिए जोर दे रहे थे और बदले में बात न मानने की सूरत में उनके ससुराल वालों को उनकी असलियत बताने की धमकी दे रहे थे। खुद को बचाने के लिए चाची ने गुंजन को कोठे वालों के हवाले कर दिया था। गुंजन ने ये 9 साल बहुत ही दुख और जिल्लत में गुजारे थे। मैंने गुंजन को गले लगा लिया। पुलिस चाचा और चाची को अरेस्ट करके ले गई थी। पापा ने भी रो रो कर गुंजन से माफ़ी मांगी थी। लेकिन मेरी बहन गुंजन अंदर से टूट चुकी थी। वो ना हंसती थी ना बोलती थी, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। कभी कभी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती। मैं अपनी बहन गुंजन की हालत को समझ सकता था। भगवान न करे जो किसी लड़की के साथ ऐसा हो। और एक दिन मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में सच्ची मोहब्बत भी जिंदा है, जब वही लड़का गुंजन का रिश्ता लेकर चला आया, जिसको मैंने गुंजन के अगवा करने के शक में मारा पीटा था। कहने लगा, मैंने गुंजन के बिना ये 9 साल बहुत ही तड़प तड़प कर गुजारे हैं। गुंजन जैसी भी है, उसका अतीत चाहे जो भी रहा हो, मुझे बस गुंजन से मतलब है। मैं अब भी गुंजन से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं उस लड़के के पैरों में गिर गया था और मैंने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। वो तो बहुत ही महान था।